अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज देसी महीने के हिसाब से विक्रमी संवत 2081 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा बीज बैंक के। बीज बैंक है क्या, किस तरह से किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो सके है, इसके ऊपर। इसके अलावा करवाएंगे मनोरंजन और इसके साथ साथ करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा बीज बैंक पे। तो जहाँ तक किसान भाइयों बीज बैंक का सवाल है, यो एक आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखने के लिए बीजों का भंडारण करे है। इसलिए यो एक प्रकार का जीन बैंक है जिसमें बीजों को संग्रहित करने के कई कारण हैं। एक तो उन जीनों को जो कि काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है करी जा रही थी, जिसकी खेती और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो है उन पर ध्यान रखा जा है। तो इसीलिए जो देखा गया है कि आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए प्रजाति या फिर उससे संबंधित और पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है विभिन्न स्तरों पर एक भिन्नता का जो है माप है और उसको बनाए रखने के लिए जो है इसके ऊपर ध्यान दिया जा है। तो क्योंकि बहुत से समय के साथ साथ मौसमी परिवर्तनों के साथ साथ कई प्रजातियां जो है हो सके है कि विलुप्ति की तरफ बढ़ रही हों बीजों की, तो उनको भी सुरक्षित रखने के लिए जो है इसका फ़ायदा लिया जा है। और उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की स्थलीय सतह के 10% से भी कम हिस्से को कवर करें हैं, जिसमें दुनिया की लगभग 50 प्रजातियां जो हैं शामिल हो जाएं। तो इस तरह से इन सब को देखते हुए जब देखे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से जो है इसकी उपयोगिता बनाई रखी जा सके है, उसमें जो है इसका ध्यान दिया जाए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब देखा जाए कि बीज बैंक का महत्व जो है काफ़ी बढ़ जाए, क्योंकि जब देखे हैं कि समय के साथ साथ जो है कहाँ कहाँ पे जो है उन जीनों को सुरक्षित करना है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी हो जाए, जिनकी पौधों के प्रजनकों को फसलों की उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता, पोषण, गुणवत्ता, स्वाद आदि बढ़ाने के लिए जरूरत हो है। दूसरा, जैसा हमने जिक्र किया कि जैव विविधता को जो है पूर्व स्थिति में सुरक्षित करने के प्रयास में दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों या पौधों की प्रजातियों को आनुवंशिक विविधता के नुकसान से रोकना भी है। कई पौधे जो सदियों पहले मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल करे जाते, अब कम इस्तेमाल करे जा रहे हैं। बीज बैंक उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को सुरक्षित करने का एक तरीका प्रदान करे है। लगातार कम तापमान और कम नमी पर संग्रहित बीजों के संग्रह को जो है आनुवंशिक संसाधनों के नुकसान से बचाया जाए, जिनको अन्यथा यथास्थान या क्षेत्र में संग्रह बनाए रखने के लिए रखा जाए। ये वैकल्पिक जीवित संग्रह प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी के प्रकोप या युद्ध से क्षतिग्रस्त हो सके हैं। बीज बैंकों को बीज पुस्तकालय के नाम से भी जाना जा है या एक मान्या जा है इस रूप में, जिसमें पौधों के तनाव से निपटने के लिए विकसित रणनीतियों के बारे में भी जो है बहुमूल्य जानकारी हो है और इसका इस्तेमाल मौजूदा बीजों के आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण बनाने के लिए किया जा सके। बीज बैंकों का काम अक्सर जो देखा गया है वो दशकों और यहाँ तक कि सदियों तक चलता रहे। ज़्यादातर बीज बैंक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है और बीज आमतौर पर अनुसंधान के लिए उपलब्ध हैं, जिससे जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जनता को फ़ायदा पहुँचे और ख़ास करके किसान भाई जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके हैं। कई बार कहते हैं कि भाई पुराने बीज जो हैं आजकल नहीं रहे, परंतु यो आपने जान के अच्छा लगेगा कि जहाँ जहाँ बीज बैंक है जो हम उनसे संपर्क करेंगे तो उसमें जो है इनका कुछ ना कुछ अंश हमें मिलेगा और उसके आधार पर हम इसको ले सकें। पर ज़रूरत यह है कि सबसे पहले जो है वैज्ञानिक उनके ऊपर खोज करें हैं, उसके ऊपर प्रशिक्षण वगैरह करें हैं, तब जाकर जो है आगे नए उनको बनाए हैं और उससे आगे चल रहे हैं। बहुत सी जितनी भी हमारी फसलें हैं जो हम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो पहले जो मानव इस्तेमाल करता रहे हैं बीज परंपरागत तरीक़ों से, उनके ऊपर जो है अनुसंधान करके ही बनाई जाए और उसको समय समय पर इस्तेमाल करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठावें। तो इस तरह से बीज बैंक जो है एक आम व्यक्ति या न्यू कह लें खास करके किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते रहे हैं समय समय पर। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा बीज बैंक के ऊपर और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोग।
रे रानी के बुझे मेरे मन की, रानी के बुझे मेरे मन की या विपत राम ने गेरी। दो पक्षी तितर बन के रानी अकल मार गे मेरी, के बुझे मेरे मन की, के बुझे मेरे मन की या विपत राम ने गेरी। दो पक्षी तितर बन के रानी मत बनखंड में जाऊं था, गुण ईश्वर के गाऊं था। दो पक्षी तितर पकड़ करानी तेरे लिए लाऊं था। दो पक्षी तितर पकड़ करानी तेरे लिए लाऊं था। मत रस्ते में आऊं था, रस्ते में आऊं था। दो तितर गालेंगे री, दो पक्षी तितर मन करके न चतुराई, धोती बिकार बगाई। मेरी धोती न ले तितर उड़ गे, मेरी कोना पार बसाए। मेरी धोती न ले तितर उड़ गे, मेरी कोना पार बसाए। उन न्यू आवाज लगाई, न्यू आवाज लगाई। नले तेरी करांगे डेरी, दो पक्षी तितर पक्षी तितर बन के मेरे आगे आगे चल के। ईसा जाल मेरे पे गिरा, मत बस में हो गया उन्हें कह रहे। ईसा जाल मेरे पे गिरा, मत बस में हो गया उन्हें कह। आग लगो इसे धन के रे, आग लगो इसे धन के। करी पासा में अट फेरी, दो पक्षी तितर बन के रानी मन शर्म गणी आवे से, मेरा दम लिकड़ा जावे से। खड़ा पेड़ के नीचे रानी यू नल वस्त्र चावे से रे। खड़ा पेड़ के नीचे रानी नल वस्त्र चावे से। गुरु मान सिंह गाँव से हो, मान सिंह गाँव से तत काल करो ना देरी। दो पक्षी तितर बन के रानी अकल मारेगे मेरी रानी।
बुझे मेरे मन की। मन शर्म घनी आवे से मेरा दम लिकड़ा जावे से। खड़ा पेड़ के नीचे रानी यू नल वस्त्र चावे से रे। खड़ा पेड़ के नीचे रानी नल वस्त्र चावे से। गुरु मान सिंह गावे से मान सिंह गाँव से तते काल करो ना देरी। दो पक्षी तितर बन के रानी अकल मार गे मेरी रानी के बुझे मेरे मन की। ऐसा कैसे कर सकते हैं बंटवारा? अरे कौन तय करेगा जी कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिंदुस्तान में रहेगा? बेहतर यही होगा कि आज हमें जो 70-80% देश का हिस्सा मिल रहा है उसी को ले उसे हम मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ए रानी के बुझे ये तो लोकगीत सुने दिलबाग की आवाज में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहाँ तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहे 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 18 डिग्री सेल्सियस। वातावरण में आर्द्रता रही 20% और हवा की गति रही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल जो है अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाइयों जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा सूक्ष्म सिंचाई और इसके अलावा नई फसल नई उमंग के तहत करेंगे चर्चा मिर्च टमाटर व बैंगन फसल की देखभाल पर। और जानकारी देंगे वैज्ञानिक विधि से बाग लगाएं। और इसके साथ साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा जीवंत लोकतंत्र का महापर्व भारतीय संसदीय चुनाव 2024 पे। तो जैसा आप जाने हैं कि इस साल जो है संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं, तो सभी मतदाताओं से ये अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अपने मत के इस प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभा सके हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सकें। जागरूकता और निर्भीकता के साथ आप अपने सभी नागरिक दायित्वों को पूरा करें और मतदान जरूर करें। तो जरूरी है, तो आइए करें मतदान और सभी किसान भी करें मतदान। और अपने आसपास के सभी लोगों को जो है जो मतदाता हैं उनको प्रेरित करें कि मतदान करने जरूर जाएं, जिससे कि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो। और इसके साथ ही भाइयों करेंगे चर्चा दाना और पानी पे। जैसा आप जाने हैं कि दाना और पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि सब पे लागू हो जाए। तो हम भी अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बदलते मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं जो है खासकर अपने किसान भाइयों से भी जनहित में अपील कर रहा है कि पानी को व्यर्थ में ना करें बर्बाद। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबानों पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह में जो है इकट्ठा करके पानी रख सकें हैं, जिससे कि गर्मी में जो है पशु पक्षी जो है पानी पी कर अपनी प्यास बुझा सकें। समय समय पे जो है इनकी सफाई भी ज़रूर करें, जिससे कि पशु पक्षी बीमार ना पड़े। और इनके खाने के लिए भी जो है दाना रखना ना भूलें। तो ऐसा करेंगे तो हम गर्मियों के मौसम में बढ़ती गर्मी में जो है अपने आसपास के पर्यावरण में जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी जो है
ये चीज़ें उपलब्ध करवा सकेंगे, उनको भी समय पर दाना और पानी मिलेगा तो वो भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा बने रहेंगे। तो भाइयों, इस जानकारी के बाद अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत केंचुआ खाद के महत्व पे कि केंचुआ खाद का क्या महत्व है और किस तरह से जो है इसको बना भी सके हैं और इस्तेमाल भी कर सके हैं। तो भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए या धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जो है समय समय पर हम परंपरागत तरीक़ों से कंपोस्ट खाद वगैरह, कुरड़ी की खाद वगैरह या फिर जो और दूसरे खाद आ जाए हैं जिसमें कृत्रिम खादों की उपयोगिता काफ़ी बड़ी है, उनका इस्तेमाल कर दे रहे हैं। पर कृत्रिम खादों के कारण जो है ये भी देखा गया है, रासायनिक खादों के कारण जो उसके कई जगह पर कुछ दुष्प्रभाव भी देखे जाए हैं या न्यू कह लो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी जो है उसका उल्टा असर पड़ सके है। तो इसमें प्राकृतिक रूप में जो है हम किस तरह से जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें और इसके साथ साथ जो है उनके जरिए जो है जो प्राकृतिक तरीक़ों को इस्तेमाल करें तो जिससे जो हमारी फसलें हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, उसके ऊपर भी जो है रसायनों का कुप्रभाव ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कई तरह के जो है जो प्राकृतिक खाद हैं उनको इस्तेमाल करें हैं। और उसी का एक हिस्सा आ जाए केंचुआ खाद, क्योंकि केंचुए में जो है सड़े गोबर या हरी पत्तियाँ या सब्जियों के जो बचे हुए हिस्सा है और दूसरी चीज़ों को खा के और हजम कर लेने की क्षमता काफ़ी है। इन सब चीज़ों को खाने के बाद केंचुआ जो मल त्याग करे है या फिर केंचुआ खाद के नाम से भी जाना जाए उसको, और ये ज़मीन के लिए संतुलित खाद है। ये खाद पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व या आहार उपलब्ध करवाएं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में जो है लगातार बढ़वार हो जाए, वृद्धि हो जाए और लंबे समय तक उस मिट्टी में अच्छी फसल देने की क्षमता बनी रहे और जल धारण करने की भी क्षमता उसकी बढ़ती चली जाए। और लगातार कई बार ये देखा जाए, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि रासायनिक खाद्यों के इस्तेमाल से ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इस विपरीत परिस्थिति में केंचुआ खाद जो है एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आया है, जिससे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बचाई जा सके है और ज़्यादा बढ़ाई भी जा सके, बनाई भी जा सके है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि जो भी हमारे पास जो फसल अवशेष हैं, हरी पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, और गोबर है, तो उसके ऊपर जो है केंचुए जीवित रह सके हैं और उस पर इनको छोड़ कर इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे जो ये अपना मल त्याग करेंगे केंचुआ खाद तैयार होता चला जाएगा और उसको हम खेतों के अंदर मिला सके हैं। ये बात आवे कि केंचुआ खाद तो तैयार कर लेंगे, तो इसमें यो आवे है कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या महत्व आ जाए। तो मिट्टी के लिए प्राकृतिक और लाभदायक और पूरी तरह से संतुलित आहार माना जाए। ये सभी तरह के पौधों के लिए लाभदायक है। इसमें पोषक तत्व मात्रा जो देखी गई है वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और ये पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावे भी है कि किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके हैं, इसके ऊपर निर्भर करे कि हमने किस मात्रा में वहाँ पे जो केंचुआ खाद जो है वो इस्तेमाल करी है और इसके इस्तेमाल से वो बीमारी और कीड़ों से जो है अपना बचाव भी करते रहे। यह ज़मीन की सतह में सुधार लिया हुआ है जिससे कि उसमें पानी और पौष्टिक तत्वों को रोक कर रखने की क्षमता बढ़ जाए। ज़मीन के पीएच को भी सुधारा है। इसके साथ साथ इसके व्यवहार से खरपतवार में कमी हो जाए और जो पैदावार है फसल की उसका स्वाद गुणवत्ता में सुधार आवे है और इसके व्यवहार के बाद किसी दूसरे रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती। यह पर्यावरण का हितैषी है क्योंकि दूषित और संक्रमित होने से बचाव है। इसके व्यवहार से हर साल जो है ज़मीन के पोषक तत्व और उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, जिसका कि काफ़ी हद तक जो देखा गया है कि खेतों पे इसका अच्छा प्रभाव पड़े है। इसमें जो देखें हम एक तुलनात्मक बात करें दोनों की कि रासायनिक खाद और केंचुआ खाद में अंतर देखें तो केंचुआ खाद अपने मेहनत से समय पर तैयार हो जाए और जबकि रासायनिक खाद को आपके लिए बाज़ार में जाना पड़ेगा और वहाँ पे काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। केंचुआ खाद का प्रभाव जो है लंबे समय तक चला है, जबकि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है थोड़े समय के लिए जो है उसका असर खेत में देखा जाए। और केंचुआ खाद बनाने के लिए किसान के पास जो कच्ची माल चाहिए या जो चीज़ें चाहिए वो घर पे ही उसके खेत में ही मिल जाए जिनसे स्वयं ये तैयार कर सके है, जबकि रासायनिक खादों का जो
बनाना है वो किसान के लिए संभव नहीं है, उसको बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो वजह है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है लंबे समय तक बनी रहे, और उसमें जो है ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे एक मात्रा से तो उसमें रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से उर्वरक शक्ति कम होगी, घटेगी। और इस तरह से कई चीज़ें जो देखा गया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अवशिष्ट पदार्थों का सही प्रबंधन और इस्तेमाल हुआ है केंचुआ खाद के जरिए, समझ रहे हैं। जबकि उसमें देखा गया रासायनिक खादों में अवशिष्ट पदार्थ जो है पड़े हैं तो पड़े हैं, एक तरफ कोई उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है और ना उसके साथ उसका कोई तालमेल बैठेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि केंचुआ खाद जैसे जो प्राकृतिक खाद हैं उनका इस्तेमाल करा जाए। जहाँ तक इसके बनाने का बात आ जाए तो केंचुआ खाद उत्पादन के लिए ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ धूप ना हो और नज़दीक पानी मिले तथा जल जमाव भी ना हो, और वर्षा का पानी और सूर्य का तेज़ धूप जो है पूरे रूप से खाद पर ना पड़े, थोड़ा छाया भी रहे, तेज़ धूप उस पर ना पड़े। और तेज़ धूप और वर्षा का पानी खाद का विघटन और माइक्रो न्यूट्रिएंट को नुकसान पहुँचा सके है। विघटित करने में मदद करने वाला जीवाणु पर तेज़ धूप का प्रभाव पड़े है। ताज़ा गोबर को छाया में रखना पड़ेगा, इसलिए जो स्थान आप चुन रहे हैं उसके आसपास जो है छाया जरूर हो। बायोमास वर्मी कल्चर के बेड और मल्चिंग के काम में लाया जा है, और वर्मी कल्चर बड़े में जो इस्तेमाल करे जाने वाले जो जगह है वो उसके अनुकूल स्थान माना जाना चाहिए। ज़मीन में 10 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा चिन्ह नापने वाली फित्ता के जरिए जो है कुदाली से कराया गया निशान बना लें, और उसी अनुसार जो है आप अपने बेड बना सके हैं घटा बढ़ा के। और इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे आप केंचुआ खाद बनाने लग रहे हैं उस जगह पे खरपतवार वगैरह ना हो, जो ऐसे हैं तो उनको साफ़ कर लें। और इसके बाद जो आ जाए 10 गुना 4 यानी कि 40 वर्ग फीट के अंदर 3 से 4 इंच मोटा बायोमास बिछा दें, और बायोमास फैलाने के बाद पानी का हल्का छिड़काव करें, इससे मिट्टी और बायोमास में नमी बनी रहेगी। 50% सड़ा हुआ गोबर जो ठंडा वातावरण का हो इस्तेमाल करें। 3 से 4 मोटा डाले गए बायोमास के ऊपर 2 इंच मोटा जो है गोबर की परत दें, और गोबर डालने के बाद जो है एनुकुलम किस्म का केंचुआ जो है वो 1000 से 1200 की संख्या में बेड के चारों तरफ डाल दें, जिससे कि उसके ऊपर अपना काम शुरू कर दे, खाना शुरू कर दे। और जो खाद बनाने के दौरान 1-2 बार ढेर को पलट दें तो खाद ज़्यादा जल्दी बनेगी। 2 से 4 महीनों में खाद बन जाए। अच्छी खाद दानेदार, सुनहरी और सुगंध वाली होगी, चाय के दाने जैसी दिखाई देगी, और इसका तापमान सामान्य है, जबकि खाद बनाने के दौरान तापमान बढ़े है। तैयार खाद को छान के जो है अध पकी सामग्री को अलग करके बाकी को छाया में रखें, और इसके साथ जो है इसके लिए जीवामृत या फिर पानी का प्रयोग कर सकें। और सही तैयार खाद होने पर जो है देखा गया है मुट्ठी में बंद करने पर लड्डू सा बंध जाए और मुट्ठी खोलने पर बिखर जाए, इतनी नमी खाद में बना के रखें। और इस तरह से आप देखेंगे तो उसमें जो केंचुआ खाद है उसको आप इस्तेमाल कर सके हैं जब आप उसको बनाने लग रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर किसान भाई अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसको बना सके हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सके हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि बेड के आसपास खरपतवार ज़्यादा ना हो और उसके ऊपर छाया का प्रबंध जरूर हो, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा होंगे तो फिर वो उसके बीज वगैरह बनेंगे, फिर वो खाद के साथ खेत में जाएंगे, तो इस तरह से खरपतवारों की संख्या बढ़ने की संभावना बढ़ जाए। तो समय पे जब देखा जाए तो हम इसका नियंत्रण करें खरपतवारों का भी, और वहाँ पे जो छाया रखें। और शुरुआत में देखेंगे कि केंचुआ खाद बनने में 90 दिन का समय लग जाए, क्योंकि वर्मी को जो है केंचुए को उस स्थान के वातावरण को जो बनाए रखने में, मेंटेन करने में भी 90 दिन का समय लग जाए। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उसके अनुकूल हो जाएगा और फिर थोड़ा कम समय लगेगा जब आप अगली बार इसको बनाने लग रहे हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों एक नंबर को याद रखें, किसान कॉल सेंटर का नंबर 1551 यानी 1551, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है आप इस नंबर से संपर्क करके ले सके हैं। और इसके साथ साथ भाइयों ये करेंगे चर्चा आज की नसीहत के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें इस विषय में। तो जहाँ तक बात है फसल अवशेष प्रबंधन की, जैसे आप जान हैं कि जो रबी मौसम की फसलें हैं उनकी कटाई का काम जो है धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और ऐसे में जब फसल उठाने के बाद जो
अवशेष बचे हैं उनका जो है नियंत्रण या उनका प्रबंधन जो करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मोटा सा तरीका किसान भाई कई बार कर लें जल्दबाजी में कि उसमें आग ला दी, जो कि सबसे गलत तरीका है। आग बिल्कुल भी ना लगावें, जो फसल के अवशेष हैं उनका सही प्रबंधन करें। और उसके लिए जैसा कि आजकल के दिनों में जो अहम फसल है गेहूं, उसकी कटाई शुरू हो रही है, तो उसमें तो आमतौर पर किसान भाई उसके भूसे को इस्तेमाल करें। भूसा बना ले हैं, कूप भी बांध ले हैं, कोठे में भी भर ले हैं, आजकल शेड वगैरह भी बना रहे हैं उनके अंदर भी भर ले हैं। तो और साल भर का जो अपना कोटा है, ज़रूरत है, वो पूरा बना कर रख ले हैं जिससे कि इस्तेमाल करें। पर इसके साथ साथ बेच भी दें हैं। कई बार खड़े फान्या में भी जो है कई आग ला दें, चलो भाई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसका भूसा बनेगा और भूसा आपको ज़रूरत नहीं है। नज़दीक की जो भी गौशाला हैं वहाँ पे दिया जा सके है या बेचे भी जा सके हैं। इसके अलावा जब आपने भूसा भी बना लिया तो उसके बाद खेत खाली हो गए, तो कई किसान भाई जो हैं क्या करें, जो थोड़े थोड़े से फन्ने डेड़ों के आसपास बच जाए हैं, सड़क के किनारे में बच जाए हैं, जहाँ पे जो रीपर का ब्लेड नहीं लगता है, थोड़ा हटके चला ले हैं या ऊंचा काट दे हैं कई बार रीपर, तो वह फन्ने बच जाए, उनमें भी जो है आग लगा दें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, धुआं फैलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्र कीट जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बजाय कि आप ऐसा करने के उसको गहरी जुताई करें, 2-3 बार जो है सूखे में खेतों की जुताई करें, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो अवशेष है वो खेत के अंदर ही मिल जाएंगे। और जब खेत के अंदर मिल जाएंगे तो ऐसे में जो आप देखेंगे वो एक तरह से अंदर गड़ सड़ के खाद का काम करेंगे। और इसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि एक तरह से जैविक खाद आपका तैयार हो जाएगा जो आप उसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसमें आपको सही अवशेष प्रबंधन मिलेगा और खेतों के जो मिट्टी की तासीर है वह भी बदलेगी, उपजाऊपन बढ़ेगा। और ख़ास करके भारी मिट्टी के खेत हैं, जो ज़्यादा चिकन मिट्टी के खेत आ जा, तो जब हम उसके अंदर ही जो इनको फान्यों को दबा देंगे, जो छोटे छोटे रह भी जाए भूस बनाने के बाद, तो उससे खेत की मिट्टी की तासीर भी बदलेगी, नरम होगा। और इसलिए फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से जो है मिट्टी में मिलाना जो है, इस बात पर निर्भर करे कि हमने किस तरह की कटाई का इस्तेमाल करा। खेतों में जुताई करना अवशेषों को मिट्टी में मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, और अवशेषों को मिट्टी में मिला देने से बहुत से पोषक तत्वों की जो मिट्टी में कमी है वह पूरी हो जाए कुदरती तौर पर, और लंबे समय तक मिट्टी में सहेज कर रखे जा सके हैं। तो जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो खेत की कुदरती ताकत जो है वह बढ़ेगी, और बचे हुए अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से एकदम से फसल उत्पादन में चाहे बढ़ोतरी ना हो, पर धीरे धीरे जब हर साल आप ऐसा करोगे तो आप पाएंगे कि फसल का उत्पादन भी बढ़ने लग रहा है। जिन खेतों में खनिज उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए और फसल अवशेषों को जुताई करके मिट्टी में मिला दे हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सिलिकॉन की मिट्टी में कोई कमी नहीं रहती, और ये सब लंबे समय तक मिट्टी में बने रहें और उत्पादन बढ़ता चला जाए। और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।